नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। और उस फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में हम लोगों ने क्या किया, तो फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में हम लोगों ने बहुत डिटेल में उसके डिफरेंसेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी चीजें उसे अफेक्ट करती है, कौन सी चीजें उसे अफेक्ट नहीं करती है, उन सब के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया। अब अब हम लोग अभी उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब हम लोगों को एक्चुअली तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से फैक्टर्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? सब लोग क्लियर है? सुनाई दे रहा है सभी को? आई होप ओके, वेरी मच क्लियर। सो हम लोगों के पास यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, तो हमें डिस्कस करना है कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, और उसमें हम लोगों ने वो टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट, कौन सा गैस है, एड्सॉर्बेट गैस कौन सा है, वो कैसे अफेक्ट करता है, और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे देखेंगे तो तुम्हारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा? तो the next part that you have is your adsorption isotherm. First of all, you all tell me what is an isotherm. एक आइसोथर्म क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज एन आइसोथर्म? आइसोथर्म किस चीज को बोला जाता है? ओके, इफ यू नो दैट इज द बेस्ट थिंग। हम लोगों के पास आइसोथर्म किसे बोला जाता है? यस, वेरी गुड। पहली चीज मेरे पास जो आई है, सेम टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो, सेम टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सेम टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन। ओके, देखो, uh, जिसने भी ये सब लिखा है, गुड। आइसो मतलब हमेशा होता है कांस्टेंट, एंड थर्म मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर एक्चुअली। बट यहाँ पे जब भी हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं ना, आइसोथर्म इज द नेम ऑफ अ ग्राफ। आइसोथर्म किसका नाम है? तो आइसोथर्म ग्राफ का नाम है। ओके, आइसोथर्म इज द नेम ऑफ अ ग्राफ। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ? तो ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया। A graph which has been plotted at constant temperature. A graph which has been plotted at constant temperature is known as an isotherm. एक ग्राफ, ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया हो, ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। समझ में आ रहा है सभी को? अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्म। इसीलिए बॉयल्स लॉ के जितने भी ग्राफ थे ना, बॉयल्स लॉ याद है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो पी वर्सेस वी, पी वर्सेस 1/v, ऐसे जो भी हम लोगों के पास थे ना, उन सब को हम लोग क्या बोलते थे? तो उन सब को हम लोग बोलते थे आइसोथर्म्स। सो दोज वर नोन एज आइसोथर्म्स। अब देखो, अब आइसोथर्म यानी एक ग्राफ विच इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अब हमने एड्सॉर्प्शन का भी आइसोथर्म बनाया है। अब ये एड्सॉर्प्शन का आइसोथर्म तुम लोगों को दिख रहा है x बाई एम वर्सेस पी। ओके, ये x बाई एम वर्सेस पी यानी एड्सॉर्प्शन। देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ भी समझाऊं, एड्सॉर्प्शन, आइसोटर्म, आइसोथर्म तुम्हें समझाऊं, यहाँ पे सेचुरेशन, प्रेशर, ये सब ग्राफ समझाऊं, उससे पहले अब ये चीज मेरे को थोड़ी सी लिख के डिस्कस करनी है, तो पे अटेंशन हियर। देखो, मैं हमेशा चीजें वैसे ही डिस्कस करूंगा जैसे मेरे को बेटर लगेगा। तो तुम लोगों के पास अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है जो हम लोगों को लिख के डिस्कस करना चाहिए, तो वही मैं कर रहा हूँ। अब ध्यान दो मेरी बात पे। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें पूछता हूँ एड्सॉर्प्शन, हम लोगों ने बात की एड्सॉर्प्शन, तो उस एड्सॉर्प्शन का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, उस एड्सॉर्प्शन का मेजरमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दैट एड्सॉर्प्शन? टेल मी, हम लोगों के पास उस एड्सॉर्प्शन का मेजरमेंट क्या होगा? ओके, तो हम लोगों के पास एड्सॉर्प्शन कैसे मेजर करें? एड्सॉर्प्शन क्या होता है हमारे पास? तो हम लोग एड्सॉर्प्शन में ऐसा बोलते हैं कि ये तुम्हारे पास एड्सॉर्बेट है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एड्सॉर्बेट। और इस एड्सॉर्बेट के ऊपर क्या हुआ है? तो इस एड्सॉर्बेट के ऊपर हम लोगों के पास यहाँ पे ऐसा ये एड्सॉर्बेंट चिपका है। अब ये एड्सॉर्प्शन, दिस इज द फिनोमिना ऑफ, सॉरी रिवर्स लिख दिया, देखो मेरे साथ ये होता है तो तुम्हारे साथ हो ही सकता है। ये एड्सॉर्बेंट है और ये हमारे पास एड्सॉर्बेट है। अब ये हमारे पास एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट है। अब ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है? ओके, हाउ विल यू मेजर दिस क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन?
तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग कैसे मेजर करोगे कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है? हाउ मच इज द एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस? हाउ विल यू मेजर दैट? तो देखो, इसीलिए हम लोगों के पास हमने क्या बोला, यस एरिया, एरिया नहीं बट एरिया क्या है ना, एरिया तो कवर हुआ नहीं हुआ उसके बेसिस पे, बट एरिया क्या है, जरूरी नहीं है कि एरिया कवर्ड ही हो। तुम्हारे पास ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसके ऊपर ऐसे लग गया, तो हाँ कंसंट्रेशन मास इन सब से पता चल सकता है। बट तुम्हारे पास देखो, हमारे पास यहाँ दोनों की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, एड्सॉर्बेंट कितना है और एड्सॉर्बेट कितना है। तुम अगर एक की क्वांटिटी मेजर करोगे तो तुम्हें, चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 5 ग्राम जो भी एड्सॉर्बेट था वो लग गया, किसी और में 10 ग्राम लगा, तो क्या 10 ग्राम वाला एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, जो 5 ग्राम वाला था वो एड्सॉर्प्शन कम है? दिस इज करेक्ट, कंसंट्रेशन तुम्हारा सही है, मास सही है, प्रेशर सही है, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट वो सब सही है। ओके, द पॉइंट इज दिस कि हम लोगों के पास क्या, हम लोग ऐसे कर पाएंगे सिर्फ एक चीज से नहीं, एक चीज से करोगे तो तुम्हें कितना एड्सॉर्बेट लगा है वो पता चलेगा, लेकिन एड्सॉर्बेंट कितना है, कितनी क्वांटिटी में, कितनी हायर डिग्री से एड्सॉर्प्शन हुआ है, हाउ मच हायर डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन हैज अकर्ड, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, तो हम लोग टर्म एड्सॉर्प्शन मेजर करने के लिए यूज करते हैं एक्स बाई एम। हम लोग एड्सॉर्प्शन मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम लोग एड्सॉर्प्शन मेजर करने के लिए यूज करते हैं एक्स बाई एम। तो एक्स बाई एम क्या है, तो इट इज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ये क्या है हमारे पास, तो इट इज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। हमारे पास इट इज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्बेट का ऊपर अमाउंट है डिवाइडेड बाय नीचे क्या लेना है, तो नीचे हम लोगों को लेना है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, हम लोगों को अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये तुम्हारे पास क्या है, तो ये तुम्हारे पास एड्सॉर्प्शन का बेसिक आइडिया है कि देखो, हम लोगों के पास अमाउंट यानी वेट, अमाउंट यानी मोल वेट कुछ भी हो सकता है, तुम लोग अमाउंट का मतलब ये है कि कितना अमाउंट एड्सॉर्बेट का मिला अपॉन पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो हम लोगों के पास एड्सॉर्प्शन का मेजरमेंट क्या है, तो हम लोग ये बोलेंगे द वेट क्वांटिटी मोल किसी में भी बोलो, द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड, the amount of adsorbate absorbed on the adsorbent, on the adsorbent, the amount of adsorbate absorbed on the adsorbent per per unit quantity of adsorbent, पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये हमारा मेजरमेंट होगा एड्सॉर्प्शन की डिग्री का, कि भाई अगर रेशियो 1 आया, मतलब 1 डिग्री से हुआ है, तो अगर रेशियो 1.5 हुआ तो हमारे पास ज्यादा एड्सॉर्प्शन जनरेट हुआ है, क्योंकि पर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट भी है ना, तो जितना हमारे पास ज्यादा होगा उतना हम लोगों के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट आएगा। क्लियर है सभी को? तो ये तुम्हारे पास क्या है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे मेजर करते हैं। अब इसका मेजरमेंट समझने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसको हमने क्या किया, तो चलो हम है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे, समझ लो हमें एक गैस एब्जॉर्ब करवाना है। ओके, हमें एक गैस एब्जॉर्ब करवाना है ऑन अ सॉलिड सरफेस। इफ इफ अ गैस इज टू बी एब्जॉर्ब्ड, if a gas is to be absorbed on solid surface, if a gas is to be absorbed on solid surface, then then pressure will affect the adsorption, then pressure will affect द एड्सॉर्प्शन। हमारे पास क्या होगा, तो प्रेशर अफेक्ट करेगा एड्सॉर्प्शन को। और प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा, तो प्रेशर अफेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास उसी के लिए तो हमने बोला था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसलिए प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, बट टेम्परेचर भी चेंज किया, प्रेशर भी चेंज किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट
करके प्रेशर के साथ यहाँ पे वेरी करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दिस वॉज योर ग्राफ। यहाँ पे एक्स बाई एम था वर्सेस हम लोगों के पास पी था। ओके तो हम लोगों को प्रेशर के साथ वेरी करना है बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो हमने ग्राफ में क्या देखा कि वो ग्राफ इनिशियली हम लोगों का ओरिजिन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही इनिशियली स्ट्रेट लाइन है, फिर वो एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है। ओके ये इस टाइप का ग्राफ है, यानी हम लोगों के पास यहाँ पे इस ग्राफ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट ले लो, यहाँ से तुम लोग इसको नीचे ले लो। ओके जस्ट वेट, अभी बोला ही नहीं है हाउ प्रेशर अफेक्ट्स। अभी तो मैंने बताया ही नहीं है कि प्रेशर कैसे अफेक्ट होता है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे ये प्रेशर हम लोगों के पास ये है, ये नीचे लिया हम लोगों ने, तो ये जो है ये हमारा सेचुरेशन प्रेशर है। अब यहाँ पे ये देखो कैसे प्रेशर अफेक्ट करेगा, गैस का एड्सॉर्प्शन करवाओगे तो हाउ विल द प्रेशर अफेक्ट। तो इनिशियली तुम्हारे पास ये ग्राफ दिख रहा है एड्सॉर्प्शन, ये जो x बाई एम की क्वांटिटी है, ये x बाई एम की क्वांटिटी क्या इंडिकेट करती है, तो ये x बाई एम की क्वांटिटी इंडिकेट करती है एड्सॉर्प्शन। ये x बाई एम इंडिकेट्स कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, और ये p तो प्रेशर इंडिकेट करता है। तो इनिशियली हमारे पास क्या हुआ है, तो इनिशियली एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर। प्रेशर के साथ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, तो प्रेशर के साथ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली बढ़ रहा है। जैसे जैसे तुम्हारे पास प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पास एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। as we move on in as we go on increasing the pressure, absorption goes on increasing। तो यहाँ पे इनिशियली अपने पास क्या है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस गैस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, गैस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो गैस ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है, तो जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, तो एक पॉइंट के बाद सब एड्सॉर्प्शन जितना होना चाहिए था उतना हो चुका है। अब ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ता है, तो हम लोगों के पास आफ्टर सम अमाउंट ऑफ प्रेशर एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। सेचुरेशन प्रेशर बोलते हैं ना, तो सेचुरेशन यानी क्या, अब हमारे पास तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। अब तुम लोग यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इज योर सेचुरेशन प्रेशर। तो हम लोगों के पास यहाँ पे हाउ डज एड्सॉर्प्शन अफेक्ट, तो इनिशियली as pressure is increased, as pressure is increased adsorption increases, as pressure is increased adsorption increases, but but as we move ahead, as we move ahead, at some pressure, at some pressure the adsorption becomes, the adsorption becomes constant, the adsorption becomes constant with pressure, the adsorption becomes constant with प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास यहाँ पे जितना भी एड्सॉर्प्शन हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। दिस वाज द इफेक्ट, और ये प्लॉट किया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब सबको क्लियर है प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहा है एड्सॉर्प्शन को, और गैस में अफेक्ट करेगा। तुम्हें भी पता है कि देखो एड्सॉर्बेंट हमारा गैस नहीं हो सकता, कैन एड्सॉर्बेंट बी अ गैस। ओके हम लोगों के पास देखो एड्सॉर्बेंट क्या गैस हो सकता है, नहीं, एड्सॉर्बेंट तो सॉलिड या लिक्विड होगा। तुम्हारे पास एड्सॉर्बेंट गैस होगा ना तभी ये इफेक्ट दिखाई देगा, अगर तुम्हारे पास एड्सॉर्बेंट गैस नहीं है तो फिर प्रेशर का इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। हाँ रीजन सिंपल है, तुम लोगों के पास प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, जगह नहीं बचेगी तो एड्सॉर्ब हो जाएंगे, तो वही रीजन है। बट द पॉइंट इज दिस कि प्रैक्टिकली हमने ऐसा देखा। अब क्या हुआ, अब सब साइंटिस्ट में ऐसा दौड़ लग गई कि अच्छा अब हमारे पास एक ग्राफ आया है,
एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ का एक ग्राफ आया है। हम एड्सॉर्प्शन को प्रेशर के साथ रिलेट कर सकते हैं। वी हैव अ ग्राफ ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। हम लोग प्रेशर को एड्सॉर्प्शन से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग प्रेशर को एड्सॉर्प्शन से रिलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे करें, हाउ शुड वी डू इट मैथमेटिकली। मुझे एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जैसा ग्राफ है वैसा एक फॉर्मूला चाहिए। तो हम लोगों के पास वो फॉर्मूला देने वाला सबसे पहला इंसान, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को समझाने वाला, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की फॉर्मूला देने वाला सबसे पहला इंसान कौन था, तो सबसे पहला इंसान था फ्रेंडलिच। ओके हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहला इंसान था फ्रेंडलिच। फ्रेंडलिच वाज द पर्सन जिसने हम लोगों को सबसे पहले आइडिया दिया, उसने कुछ बिठाया होगा। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो क्या किया उसने, तो उसने इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की और उसने बोला कि दिस ग्राफ, अब देखो उसने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव की पता है, बिना कोई डेरिवेशन के उसने ग्राफ देखा, उसने सोचा अच्छा ऐसा होना चाहिए और उसने डिराइव कर दिया। तो तुम्हारे पास क्या है, तो इसके पास लॉजिकली देखो कोई डेरिवेशन नहीं है। इफ आई टेल यू कि डिराइव दिस, ओके, या इफ वी टेल हिम टू डिराइव दिस, क्या उसके पास कोई लॉजिकल डेरिवेशन स्टेप्स वाला है, तो आंसर इज नो। उसके पास कोई डेरिवेशन नहीं है। उसके पास क्या है, बस कि भाई ग्राफ से मैच होती फॉर्मूला चाहिए ना अपने को, तो बस उसने वैसे ही फॉर्मूला निकाली है। तो दिस फॉर्मूला was empirically derived. This formula was empirically derived from graph. Empirical यानी कोई theoretical definition नहीं है, was empirically derived from the graph. ग्राफ से क्या किया था, तो ग्राफ से एम्पेरिकली इस फॉर्मूला को डिराइव किया था। और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इज x by m, दैट इज योर एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के लिए तो यही क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू k into p raised to 1 by n. This was the formula he derived. X by m that is equal to k into p raised to 1 by n. ना कोई डेरिवेशन ना कुछ, बस सेटिंग करके ये फॉर्मूला डिराइव की, जिसमें x और m तो अपना ओरिजिनल मीनिंग ही रखेंगे। इसीलिए तो व्हाट इज x, तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, what is x, तो amount of adsorbate, and what is m, तो m is amount of adsorbent। वो तो अपना ओरिजिनल मीनिंग ही रखेंगे। बट व्हाट अबाउट p, p क्या होगा, तो p विल बी प्रेशर। P क्या होगा, तो P विल बी प्रेशर। और K एन N क्या है, तो K और N कॉन्स्टेंट्स है। K और N क्या है, तो K और N कॉन्स्टेंट्स है। ये जो K और N कॉन्स्टेंट्स है, ये दो चीजों पर डिपेंडेंट है। This K and N, these are constants, and these constants are dependent on two things. First, they are dependent on temperature, क्योंकि ये पूरा ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट रख के किया गया है। तो ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो टेम्परेचर बदलोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बदलेगी। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, तुम्हारे पास ये वैल्यू चेंज होती है। उसके अलावा ये डिपेंडेंट है, उसके अलावा ये किस पे डिपेंडेंट है, तो उसके अलावा ये डिपेंडेंट है योर पेयर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, पेयर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। भाई एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट कौन सा है, उसके ऊपर भी के और एन डिपेंडेंट है। तो उसने ये फॉर्मूला हवा में दे दी। अब क्या, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ये बोला उसने। अब हमारे पास, हमें हमारा तो एक फर्ज बनता है कि उसने फॉर्मूला दी है, तो अब हम लोगों को एटलीस्ट के और एन की वैल्यू तो चाहिए होगी ना। एटलीस्ट वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ के एन एन, क्योंकि अब अगर तुम्हारे पास, देखो ये सब मैथमेटिकल था इसीलिए ऐसे पढ़ रहे हैं। ओके मुझे पता है कि मैथमेटिकल कैसे पढ़ते हैं, बाकी वो मजा नहीं आता हम लोग पीपीटी से पढ़ते तो। सो इसीलिए ये ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थियोरी नहीं है, थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन। अब देखो, अब हम लोगों के पास क्या है कि के और एन तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, हम तो अच्छे लोग हैं, कुछ भी हो के और एन तो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है x बाई एम दैट इज इक्वल टू के इंटू पी रेज टू 1 बाई एन। हम लोग प्रैक्टिकली अगर वैल्यू से के और एन फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अपना एक ही तरीका है। देखो हम है ना केमिस्ट्री वाले लोग हैं, हम है ना कोई भी पैराबोला हाइपरबोला कोई भी कर्व वाला ग्राफ हम नहीं बना सकते। वी आर नॉट दैट टैलेंटेड कि हम लोग कोई भी कर्व वाला ग्राफ बना सके, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। हम होशियार लोग हैं, वी कैन मेक स्ट्रेट लाइंस। ओके सो दैट्स व्हाई
अगर इसे स्ट्रेट लाइन में लाना था तो हमने इसको लॉग लगा देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो लॉग एक्स बाय एम, देखो इसको अलग करने की कोशिश मत करना, लॉग के इंटू पी रेस टू वन बाय एन। वापस बोल रहा हूँ, ये एक्स बाय एम को अलग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अपना एड्सॉर्प्शन का पूरा टर्म है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हम लोगों को एक्स और एम की वैल्यू अलग अलग चाहिए ही नहीं। हम लोगों के पास एक्स बाई एम इज द मेजरमेंट फॉर एड्सॉर्प्शन, सो वी डोंट रिक्वायर डिफरेंट वैल्यूज फॉर इट। अब यहाँ तो अलग कर सकते हैं ना, log a इंटू बी। देख लो ये क्या है, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो ये a और ये b। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो log x बाई एम, log x बाई एम दैट इज इक्वल टू ये log a इंटू बी। तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो ये होगा log a, और सॉरी, हम लोग log k प्लस log p रेस टू वन बाई एन। अब ये वन बाई एन को आगे ले लो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तो log x बाई एम दैट इज इक्वल टू log k प्लस वन बाई एन log p। तुम लोग अब 12th स्टैंडर्ड में हो, log के रूल्स नहीं आते हैं तो चप्पल खाने के लायक हो। बट द पॉइंट इज दिस, क्या आना चाहिए। ओके, बट स्टिल नहीं आता है तो बेसिक चीज बाद में सीख लेना। ओके, एज ऑफ नाउ log x बाई एम दैट इज इक्वल टू log k प्लस वन बाई एन log p। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज इन द सेंस log x बाई एम दैट इज इक्वल टू वन बाई एन लॉग पी प्लस लॉग के। देख लो मैंने ज्यादा कुछ रीअरेंज के नाम पे इसको आगे लिया है, इसको पीछे लिया है, ये आगे ये पीछे, बस लॉग एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू वन बाई एन लॉग पी प्लस लॉग के। अब इसे तुम लोग कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। इसे तुम लोग कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो अब यहाँ पे दो लाइंस प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, मतलब विल प्लॉट अ ग्राफ। वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा log x बाई एम। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, log x बाई एम। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो एक्स एक्सिस पे आएगा log p। ओके, और ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट है log k। इसी वजह से तुम लोगों के पास ग्राफ ऐसा आएगा। देखो दिस विल बी द ग्राफ जिसमें इसका स्लोप, स्लोप क्या है, तो स्लोप यहाँ पे देखो भले ही छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसलिए लाइन ऊपर की तरफ है और स्लोप की वैल्यू होगी वन बाई एन। और ये है अपना इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू है log k। तो जब तुम लोग x log x बाई एम वर्सेज log p का ग्राफ प्लॉट करोगे, इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ log x बाई एम वर्सेज log p, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो log x बाय एम वर्सेज log p का ग्राफ प्लॉट करने पर स्लोप की जो वैल्यू होगी उससे तुम लोगों को log k की वैल्यू में, सॉरी, स्लोप की जो वैल्यू होगी उससे वन बाय एन की वैल्यू मिलेगी, यानी n की वैल्यू मिलेगी। और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है उससे तुम लोगों को log k की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर, तो समझ में आया सब कुछ। तो ये कितना मस्त सा हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल इसने दिया, बहुत अच्छी तरह से इसने एक्सप्लेन भी किया सब कुछ। अब ये जो हम लोगों के पास फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। ओके, हम लोगों के पास इसमें लिमिटेशन है, हम लोगों को ये फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इतना पसंद भी नहीं है। हमने एक्चुअल सच बताए तो हम लोगों ने इसको डिस्कार्ड किया है। क्यों डिस्कार्ड किया है, क्योंकि क्या लिमिटेशंस हो सकती है, कोई बता सकता है मुझे इसकी लिमिटेशंस कुछ, एनीवन हु कैन टेल मी सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस। यस, आई हैव गॉट सम आंसर्स। देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है जिसमें लिमिटेशंस होती है, और तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तो यही दिया है, दूसरा कुछ दिया नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस, पहला, सबसे पहले हम लोगों के पास पॉइंट, सबसे पहला लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबने सबसे पहले एक ने नोटिस किया वो ये था कि दिस इज एन एम्पेरिकल डेरिवेशन।
ये सबसे पहले क्या है, एक एम्पेरिकल डेरिवेशन है। हम लोगों को एम्पेरिकल डेरिवेशन पसंद नहीं आते हैं। अगर एक्चुअल बेसिस पे डिराइव किया गया होता तो मुझे अच्छा लगता, बट दिस इज एन एम्पेरिकल डेरिवेशन, हेंस इसका कोई लॉजिकल पार्ट हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों को नहीं चला ये। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पे के और एन कॉन्स्टेंट्स है जो टेम्परेचर के साथ बदलते रहते हैं। के और एन क्या है, तो के और एन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी जैसे जैसे तुम लोग टेम्परेचर चेंज करोगे, वैसे वैसे सेम ही चीज के लिए हर एक अलग टेम्परेचर पे के और एन की नई वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहली, चलो ये सब जाने देते हैं, एक बार है ना मैं सब माफ कर देता कि एम्पेरिकल डेरिवेशन है, कोई बात नहीं, सही समझा रहा है ना, मेथड गलत है, मतलब उसने डिराइव नहीं किया बेचारे ने, तो क्या हुआ, गुनाह थोड़ी कर दिया, लेकिन चलेगा। हम लोगों के पास के और एन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कोई बात नहीं, लॉग टेबल की तरह हम के और एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन द पॉइंट वाज दिस कि जो समझाया है वो तो सही से समझा लो। Actually, this is not correctly applicable to what we require. This this is not applicable on entire pressure range, ऑन एंटायर प्रेशर रेंज, ये एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है। तुम्हें लगता है सर कैसे एप्लीकेबल नहीं है, अभी तो आपने समझाया, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे हम लोगों के पास भले ही वैल्यूज ग्राफिकल मेथड से मिले, सब कुछ सही है, ग्राफ चाहिए ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उन सब में, पर ये प्रेशर जो हमें चाहिए ना उसके लिए भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तुम्हें लगता है सर कैसे अप्लाई नहीं हो रहा है, एक सिंपल बात बताओ। इनिशियली, ओके देखो, इनिशियली हमें क्या चाहिए, तो इनिशियली ऐसा हमें चाहिए कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऐसा ही कुछ चाहिए ना कि इनिशियली ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये, बट इनिशियली प्रेशर के साथ ये बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे प्रेशर बढ़े वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। तो वी रिक्वायर कि इनिशियली x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर इफ इफ x बाई एम is directly proportional to pressure, but हमने तो इस according to this isotherm we have taken कि x by m is proportional to p raised to 1 by n, ओके, प्रोपोर्शनल टू p raised to 1 by n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, तभी पॉसिबल है कि हम लोगों के पास x by m is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाए। n की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू तो 1 ही रखनी पड़ेगी ना, 1 रखोगे तभी होगा। एंड फाइनली हमें क्या चाहिए, देखो इनिशियली हमें n की वैल्यू 1 चाहिए, चलो कोई बात नहीं, n की वैल्यू हमें इनिशियली 1 चाहिए, बट फाइनली हमें n की वैल्यू क्या चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर फाइनली, तो x बाय m फाइनली क्या है, तो फाइनली तो x बाय m कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए यहाँ पे x बाय m इक्वल टू कांस्टेंट, इफ आई से x बाय m इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब है x बाय m मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू जीरो, तभी कांस्टेंट आएगा ना। x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू जीरो, तो n की वैल्यू क्या आ गई, तो n की वैल्यू आ गई जीरो। अब एक ही सिचुएशन में, दो अलग अलग सिचुएशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक ही सिचुएशन, एक ही एड्सॉर्प्शन, उसी एक एड्सॉर्प्शन में इनिशियली मुझे n की वैल्यू 1 चाहिए और फाइनली मुझे n की वैल्यू चाहिए, फाइनली मुझे n की वैल्यू चाहिए जीरो। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, okay, can you think how is that possible, sorry, p is 0, n will be infinity, यस सॉरी माय मिस्टेक, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के पास एन, 1/n is 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/n is 0, तो n क्या होगा, तो n इंफिनिटी होगा। अब सोचो, इनिशियली मैंने स्टार्ट किया तो मुझे n की वैल्यू 1 चाहिए थी, और जब मैंने खत्म किया तो n की वैल्यू इंफिनिटी चाहिए थी। हाउ इज दिस पॉसिबल टू ऑब्टेन, एक ही सिचुएशन में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही एड्सॉर्प्शन में n की वैल्यू इतनी सारी बदले। ओके, सो हम लोगों के पास जो हमने सोचा था ना, उस पे भी ये खरा नहीं उतरता है, दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू स्टडी, मतलब ये हम लोगों के पास, दिस कैन नॉट एक्सप्लेन द सेचुरेशन एट हाई प्रेशर। देखो इनिशियली शायद ये एक्सप्लेन कर भी दे, यहाँ पे n1 नहीं 2 3 ऐसा करके भी जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमें मिल जाए, बट ये जो कांस्टेंट हो जाता है एट वेरी हाई प्रेशर, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि समझो तुम लोग यहाँ पे 2 भी रखते हो ना, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वो बढ़ता तो जाएगा ही ना, चाहे लो रेट से बढ़े कैसे भी बढ़े, लेकिन बढ़ता तो जाएगा ही। सो दिस फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, this Freundlich adsorption isotherm could not explain
could not explain the saturation of adsorption, the saturation of adsorption at high pressure, the saturation of adsorption at high pressure. हमारे पास हाई प्रेशर पे जो एड्सॉर्प्शन का सिचुएशन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसी वजह से हम लोगों के पास क्या हुआ, तो इसी वजह से इसको हम लोगों को थोड़ा सा हम लोगों ने इसको डिस्कार्ड किया। अब देखो, मैं सेकेंड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म समझाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्लियरली बोल देता हूँ वो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारी कोई भी एग्जाम्स के लिए, और ये समझना जरूरी है, क्योंकि कैसा लगेगा तुम्हें, देखो मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी तुम्हारा तुम लोग जानो कैसा लगेगा। मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया, मैं बोलता हूँ ये सही नहीं है, फिर उधर ही छोड़ देता हूँ। दैट्स द पॉइंट आई लीव, बस कि अब तुम लोगों को आगे हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, जो होना है हो। बट द पॉइंट इज दिस कि वी हैव टू मूव अहेड एंड वी हैव टू नो, एंड इसीलिए हम लोगों के पास है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ऐसे ही नहीं था, ये कोई एम्पेरिकल रिलेशन नहीं था, इट वाज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ये किसके बेसिस पे डिराइव किया गया है, तो इट इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, it is derived on the basis of kinetic theory of gases। क्लियर हो रहा है सभी को? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास ओके, इट इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो ये हमारे पास एक्चुअल डेरिवेशन होता है इसका, बहुत लेंदी डेरिवेशन होता है, इसलिए हम करेंगे नहीं, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट डेरिवेशन। बट इसमें हम लोगों ने कुछ क्या लिए है, तो हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस लेते हैं। देखो, वी टेक सर्टेन assumptions while deriving this। हम लोग कुछ assumptions लेते हैं कि हम लोग ये derive करते वक्त हमारे पास कुछ assumptions लिए जाते हैं। and what is this, what are those assumptions, हमारे पास assumptions क्या है, तो हम लोग पहला assumption लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म होगा और गैस आइडियल है। ये तो हमेशा हम लोग लेके चलते हैं। तो पहला assumption है गैस इज आइडियल, gas is ideal and only monomolecular layer is formed, and only monomolecular layer is formed। मैंने पहले भी समझाया है मोनोमोलिकुलर लेयर क्या होता है। मोनोमोलिकुलर लेयर यानी सिर्फ एक सिंगल लेयर फॉर्म हो, तुम्हारे पास दूसरा तीसरा उसके ऊपर चिपकेगा नहीं, है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, लेकिन मोनोमोलिकुलर लेयर ही कंसिडर करना है। फिर टू प्रोसेसेस, टू प्रोसेसेस, एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, adsorption and desorption are occurring together, desorption are occurring together, and an equilibrium is established, and an equilibrium is established, and an equilibrium इज देयर। यानी जैसे हम लोगों ने पता है इवोपरेशन वाले केस में की करते हैं कि हम लोगों के पास पानी इवोपरेट होके हम लोगों के पास वेपर्स बना रहा है, गैस बना रहा है, गैस वापस क्या कर रहा है, तो गैस वापस कंडेंस होके हम लोगों के पास क्या बना रहा है, तो गैस वापस कंडेंस होके हम लोगों के पास लिक्विड बना रहा है, और ऐसा प्रोसेस चल रहा है और एक टेम्परेचर पे उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ भी कंसिडर करना है कि तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी हम लोगों के पास कंडेंसेशन जैसा, हम लोगों के पास सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन हो रहा है, और डिसॉर्प्शन यानी हम लोगों के पास इवोपरेशन जैसा, दोनों तुम्हारे पास एक साथ हो रहे हैं और उसमें इक्विलिब्रियम है, तो ये भी कंसिडर करना है। एंड लास्ट थर्ड अजम्पशन हमारा, एड्सॉर्प्शन एट अ साइट इज इंडिपेंडेंट, एड्सॉर्प्शन एट अ साइट is independent of neighboring site, is independent of neighboring site। देखो,
नेबरिंग साइट पे क्या है, तो नेबरिंग साइट पे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मैं तुम्हें समझा दूं। समझो यहाँ पे ये तुम्हारा है, ये जगह है, ये देखो ये मैंने मार्क की ना, इधर मेरा एड्सॉर्प्शन होना है, ये मॉलिक्यूल है, इसका इधर एड्सॉर्प्शन होना है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ बाजू में एड्सॉर्प्शन हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हुआ है तब भी वो तो वैसे ही एड्सॉर्ब होगा, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ है तब भी वो तो वैसे ही एड्सॉर्ब होगा। तो एड्सॉर्प्शन एट अ साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेबरिंग साइट। बाजू में हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोगों के पास उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज योर assumptions, और इसी assumptions के बेसिस पे हमें डेरिवेशन नहीं करना है, बट इसी assumptions के बेसिस पे ही डिराइव द फॉर्मूला एज x by m is equal to ap upon 1 plus bp. This is the formula he derived, x by m that is equal to a into p upon 1 plus b into p. ए और बी देखो, एक्स बाय एम वही है, पी वही है, सब कुछ सेम। एक्स बाय एम ए सॉरी पी, सब कुछ सेम। तुम्हारे पास यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए और बी कॉन्स्टेंट्स। ए और बी क्या है, तो ए और बी कॉन्स्टेंट्स। अब हम लोग जैसे ही ऐसी फॉर्मूला देखते हैं ना, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, सर ये भी पहले वाले की तरह उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना, सर इसमें भी ऐसा ही होगा, ये भी अप्लाई नहीं हुआ तो। अब कैसे इसका देखो, ओके, यहाँ पे इसका ऐसा लगता है हम लोगों को कि तुम लोगों के पास क्या है, तो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। अब पहली चीज ऐसी होती है कि क्या तुम लोगों के पास ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, इज दिस एप्लीकेबल और नॉट। पहला तो क्वेश्चन यही है। आगे भी तो हमने फॉर्मूला तो मस्त डिराइव कर ली थी, के और एन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, फिर पता चला सर फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होती है, सॉरी क्या करें। तो क्या फायदा होगा, तो पहले हम सोचेंगे क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होती है। तो ये चलो चेक करते हैं। केस वन, अगर तुम्हारे पास लो प्रेशर है, केस वन अगर तुम्हारे पास क्या है, तो केस वन अगर तुम्हारे पास लो प्रेशर है, द प्रेशर इज वेरी लो, यानी स्टार्टिंग में हम लोगों के पास क्या है, तो स्टार्टिंग में हम लोगों के पास लो प्रेशर होता है। तो अगर स्टार्टिंग में लो प्रेशर है तो P इज वेरी लो। P क्या है हमारे पास, तो P इज वेरी लो। P लो है यानी हम लोग कैन आई से कि B इंटू पी इज वेरी लो। देखो एकदम इनिशियल केस, तो B इंटू पी इज वेरी लो। B इंटू पी इज वेरी लो यानी B इंटू पी इज मच लेस देन 1। बी इंटू पी क्या होगा, तो बहुत कम होगा 1 से। और अगर बी इंटू पी 1 से बहुत कम है तो इस बी इंटू पी को हम क्या मानेंगे, तो इस बी इंटू पी को हम मानेंगे नेग्लिजिबल। इस बी इंटू पी को हम क्या मानेंगे, 1 की कंपैरिजन में हम मानेंगे नेग्लिजिबल। अब हमारे पास एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू ए इंटू पी अपॉन 1 प्लस बी इंटू पी ऐसा है। अब हमने अभी बोला लो प्रेशर है, पी लो, बीपी लो, बी इंटू पी वेरी लेस देन 1, तो बी इंटू पी नेग्लिजिबल। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, तो एट लो प्रेशर दिस इज नेग्लिजिबल। अगर इसको निग्लेक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तो एक्स बाई एम, ये 1 प्लस तो ये तो गया, तो हमारे पास बचेगा ए इंटू पी, यानी ए तो कांस्टेंट है, तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो एकदम इनिशियल कंडीशन जब प्रेशर बहुत लो होता है, तब तुम्हें एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मिल गया। जब प्रेशर बहुत लो है तब एक्स बाई एम क्या है, तो तब एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। और अगर प्रेशर बहुत हाई हुआ तब क्या होगा, इफ द प्रेशर इज वेरी हाई देन, तो केस टू, लेट्स मूव टू केस टू। लेट्स से प्रेशर इज वेरी हाई, हमारे पास प्रेशर क्या है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इफ द प्रेशर इज वेरी हाई देन व्हाट, तो प्रेशर वेरी हाई है उसका मतलब है P इज हाई। तो P इज हाई मतलब क्या, तो B इंटू पी इज हाई। B इंटू पी इज हाई मतलब B इंटू पी इज मच ग्रेटर देन 1। बी इंटू पी विल बी हाई मतलब बहुत ज्यादा है 1 के कंपैरिजन में। तो अब क्या नेग्लिजिबल होगा, तो अब 1 विल बी नेग्लिजिबल। जब बी इंटू पी कम था तो उसे निग्लेक्ट किया था, अब 1 कम है तो उसे निग्लेक्ट करते हैं। अब तुम्हारे पास क्या होगा, तो अब तुम्हारे पास एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू ए इंटू पी अपॉन 1 प्लस बी इंटू पी। एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू ए इंटू पी अपॉन 1 प्लस बी इंटू पी। अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए इंटू पी प्लस 1, ए इंटू पी अपॉन 1 प्लस बी इंटू पी, सॉरी गलत जगह लाइन कर दी। अब ये 1 नेग्लिजिबल है उसे हटा दोगे, तो ये 1 को हटाओगे तो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला आएगी, तो एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू ए इंटू पी अपॉन बी इंटू पी।
P will get cancelled on both sides, तो हमारे पास x by m इक्वल टू क्या आएगा, तो x by m इक्वल टू a अपॉन b आएगा. व्हाट इज a अपॉन b, तो a कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो ये रेशियो भी क्या हो गया, कांस्टेंट. तो यही तो हमें चाहिए था कि हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो, लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो हमें मिल गया. ओके, हाई प्रेशर पे क्या हो, कांस्टेंट हो, और लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वो हमें मिल गया. तो हम लोगों को क्लियरली पता चल गया कि हमारे पास हाई प्रेशर पे क्या है, तो हाई प्रेशर पे कांस्टेंट है, और लो प्रेशर पे क्या है, तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्लियर. अब से है ना अटेंडेंस, ये जो आखिरी के 10 मिनट होंगे ना उसमें ही लूंगा मैं, ऑलवेज. भाई जो लोग अटेंडेंस ले रहे हैं वो भी ध्यान रखे, जो आखिरी के 10 मिनट में है उन्हीं को अटेंडेंस देनी चाहिए, बाकी सब एब्सेंट. यस ऑब्वियसली. अभी पहले नहीं आओगे, आखिरी के 10 मिनट में आओगे तो फिर वेटिंग रूम ही ऑन कर दूंगा. देखा, मेरे को ज्यादा होशियारी है वैसे. ठीक है, मैं वेटिंग रूम ऑन करूंगा, फिर आने ही नहीं दूंगा. तो आखिरी के 10 मिनट में तो तुम एंटर ही नहीं हो सकते. बस अब किसी के पास और कोई आइडिया है तो मेरे को बता दो. और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, उनका काम खराब कर रहे हैं ये लोग जो है, वो लोग ठीक है, वो लोग मेरे को आइडिया दे रहे हैं कैसा करना चाहिए. ओके, सो एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू ए बाई बी, और ये कांस्टेंट. तो अब ये फॉर्मूला क्लियरली एप्लीकेबल है. जितने भी पॉइंट्स थे कि भाई एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे हम लोगों के पास कोई डेरिवेशन नहीं है, ओके हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो सब हम लोगों के पास क्या हुआ, तो वो सब यहाँ पे एकदम क्लियरली हम लोगों को पता चल गया कि सब सही है. तो अब हमारा काम क्या बचता है, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हम लोगों का काम बचता है फाइंडिंग ए एंड बी. अब फाइंड तो करना पड़ेगा ना भाई, इतना मेहनत किया है, तो फाइंडिंग ए एंड बी. ए और बी को हमें क्या करना है, तो ए और बी को हमें फाइंड करना है, तो एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू ए इंटू पी अपॉन 1 प्लस बी इंटू पी. ग्राफ से ही फाइंड तो करना पड़ेगा. ओके, एक बार ग्राफ से करना होता है, मिल गया, फिर उसके बाद ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है. दोनों तरफ इनवर्स ले लो, टेक इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पे एम बाई एक्स, यहाँ पे 1 प्लस बी इंटू पी अपॉन ए इंटू पी. इनवर्स ले लिया है, इधर भी इधर भी. अब ए इंटू पी को दोनों तरफ डिवाइड करो, तो एम बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन पी. प्लस यहाँ पे तो पी कैंसिल हो जाएगा, तो बी बाई ए. तो हमारे पास ओवरऑल एम बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन पी प्लस बी बाई ए. अब इसे किससे कंपेयर करोगे, तो इसे कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ. तो तुम्हारे पास y एक्सिस पे क्या आएगा, व्हाट विल बी देयर ऑन y एक्सिस, m बाई एक्स. व्हाट विल बी देयर ऑन x एक्सिस, 1 बाई p. तुम्हारा ग्राफ होगा कैसा, तो तुम्हारा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन. बट उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो उस ग्राफ का स्लोप, द स्लोप विल बी 1 बाई ए. स्लोप क्या होगा, 1 बाई ए, और इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इंटरसेप्ट होगा बी बाई ए. इंटरसेप्ट क्या होगा, बी बाई ए. तो ऐसे हम लोगों के पास स्लोप और इंटरसेप्ट के थ्रू क्या हुआ, तो हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो अब ये बहुत अच्छे से है. ओके, ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को इसने समझाया है, और हमें भी क्या हुआ है, तो हमें भी पता चला कि अच्छा ऐसा हो सकता है. सो एवरीवन क्लियर विद दिस, समझ में आया सभी को, ये पूरा जो भी एड्सॉर्प्शन का जो भी किस्सा था वो क्लियर हुआ. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मेनली जो किस्सा था वो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का था, और वो क्लियर हुआ कि नहीं सभी को. Okay, so this is your entire part of adsorption isotherms. Okay, अब देखो, अब तुम्हारे पास ये थोड़ा देर, ओके यहाँ पे आओ. देखो यहाँ पे ये पहला हम लोगों ने ग्राफ समझा था, थोड़ा सा रिकैप जैसा. पहला हमने ग्राफ समझा था, फिर उसी ग्राफ के बेसिस पे हमने क्या किया, तो उसी ग्राफ के बेसिस पे हम लोगों ने देखो, ये अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे आगे
ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है वो समझाया। फिर फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एम्पेरिकल रिलेशन है। ओके, रिलेशन क्या है, एक्स बाई एम इक्वल टू के पी रेस टू वन बाई एन। फिर यहाँ पे इसी को हमने क्या किया, तो ये सारे टर्म्स समझाए। फिर हम लोगों के पास ये, हम लोगों ने ये ग्राफ एड्सॉर्प्शन का है, और उसी बेसिस पे लॉग लेके हम लोगों ने क्या किया, तो ये इंटरसेप्ट वाला ग्राफ जो मैंने दिखाया वो बताया। ओके, क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखो वैलिडिटी क्यों नहीं है, तो वैलिडिटी इसलिए नहीं है, वन बाय एन का रेंज जो हमारे पास होल्ड करता है वो गलत है। क्लियर, तो जो हमने बोला वो इन्फिनिटी वाला पार्ट, तो फ्रेंडली चाइल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इधर फेल। अब ये तुम्हारे पास क्या है, तो इधर तुम्हारा प्रेशर वाला पार्ट था सिर्फ, दिस वॉज द पार्ट रिलेटेड टू प्रेशर, हमने वही डिस्कस किया है। पर ये क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल था। देखो जब मैथमेटिकल होगा तो वी कैन डिस्कस इट ऑन बोर्ड। मैंने इतने देर क्यों इस पे डिस्कस किया, बिकॉज कॉन्स्टेंटली थियरी है, लिखने जैसा कुछ है नहीं, दीज आर थियरीज, जो पढ़ के भी वही बोलनी है, तो साथ साथ होगा ना तो तुम्हें दिखेगा अच्छा। बट ये मैथमेटिकल था, ज्यादातर डेरिवेशंस और चीजें थी जैसा अपना नॉर्मली होता है, तो वैसा था तो हमने लिख के समझा। क्लियर एवरीवन, आई होप सब लोगों को समझ में आया है।